बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से है। पे और ग्रामर का टॉपिक है, दैट इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन का हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उसकी प्लेसमेंट क्या है और उसका इस्तेमाल क्या होता, क्यों इस्तेमाल है और उसकी टाइप्स एग्जाम्पल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा के बाद प्रोनाउन के ऊपर आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा और किसी किस्म की कोई क्यूरी भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नाउन। देखिए, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन में देयर इज द डिफरेंस। देखिए, जब नाउन सेपरेट एक लफ्ज के तौर पे आ रहा है ना, तो वो नाउन कैटेगरी में है। वो प्रोनाउन की आपने इसको प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के साथ मर्ज नहीं करना या मिक्सअप नहीं करना। हाँ, ये नाउन का जो वर्ड है वो इसके अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लफ्ज जो है या ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन के साथ ताल्लुक रखती है। देखिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज PRON डॉट। अगर डिक्शनरी में किसी लफ्ज के आगे PRON डॉट लिखा होगा तो वो प्रोनाउन है। अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट पे कि ये कहां पर लगाया जाता है सेंटेंस में, प्लेसमेंट पे। तो इस प्लेसमेंट के अंदर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट पर नाउन लगता है, या मैं ये कह दूं कि नाउन की जगह सब्जेक्ट होती है और नाउन की एक और जगह सेंटेंस में वो है ऑब्जेक्ट। तो जहां पर नाउन लगता है उस जगह पर प्रोनाउन यूज होता है, PRON डॉट। और यहां पर भी नाउन यूज होता है तो इसकी जगह पे भी क्या यूज होगा, प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोनाउन की जो प्लेस है, जगह है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और दूसरी जगह क्या है जी, उसकी ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी होगी कि ये देखिए, ये ऐसा लफ्ज है जो किस जगह पे लगा हुआ है, नाउन की जगह पे लगा हुआ है। तो फिर हम इसके यूज की बात करेंगे। हम यूज क्यों करते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है। नाउन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इसका यूज सिंपल है जी। ये टू अवॉइड रेपिटिशन, यानी कोई चीज बार बार दोहराने से बेहतर है कोई नाम कि हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करें। तो बाज नेम्स बहुत लंबे होते हैं, जिस तरह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये अगर बार बार लिखें तो ये इट इज काइंड अ मोनोटनी। ये तो आप एक उकताहट सी पैदा कर देगा जो राइटिंग में बोर्डम क्रिएट करेगी। तो उस कायद आजम की जगह पे हम ही का प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो ये अवॉइड करता है रेपिटेशन को। अच्छा, या एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी। अल्लामा इकबाल was a philosopher. He was wise. जरा गौर कीजिए, तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो हमने ही यूज किया है, लेकिन किस जगह पे, किस नाउन की जगह पे ये यूज हुआ है, वो है इकबाल, अल्लामा इकबाल। तो इसका मतलब है ये जो नाउन है ना, इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे, क्योंकि प्रोनाउन एंटीसीडेंट की जगह पे, यानी ये जो अल्लामा इकबाल है इसकी जगह पे जब भी अभी हम इनका जिक्र करेंगे तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे प्रोनाउन। तो जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये सिंपल सी ये एक एग्जांपल थी। अब बात करते हैं हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट पे, टाइप्स पे आते हैं और फिर हम उसमें कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिए, कभी भी नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। नाउन प्लस प्रोनाउन
ये कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। हमने ऊपर प्लेसमेंट में बात कर ली थी, ये ऐसा लफ्ज है नाउन की जगह पे लगता है, तो नाउन के साथ आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर फर्ज करें, एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह मैं यही सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, अल्लामा इकबाल ही वॉज अ फिलोसोफर। तो ये सेंटेंस जो है, इसमें देखिए नाउन लगा, फिर उसके बाद साथ ही मैंने प्रोनाउन यूज कर दिया, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने नाउन और प्रोनाउन इकट्ठा यूज कर दिया। चूंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर, या तो नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन आना चाहिए। आइए फर्दर हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं और नीचे लिख देता हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ही वॉज वाइज, यहां पर ये प्रोनाउन था जी। अब आते हैं इसकी टाइप्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेट प्रोनाउन की। डेफिनेट प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो ये किस्म का टेबल है, यानी डेफिनेट तो वो चीज होती है जिसके बारे में श्योरिटी हो, यानी कोई वेगनेस, एम्बिग्युइटी ना हो, क्लैरिटी हो, बिल्कुल वाज़िया हो, तो वो डेफिनेट होती है। आइए हम एक टेबल बनाते हैं और उसको समझते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है और यूज कहां पर होता है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन, दैट इज सेकंड पर्सन, और ये हमारे पास है थर्ड पर्सन। सबसे पहली जो हम पर्सनल प्रोनाउन में काइंड करेंगे वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हमारे पास होता है जी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई, और आई की जमा अगर बहुत से आई मिल जाएं तो वो वी बन जाता है। इसका मतलब है आई की जमा हमारे पास वी है। सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो ही, शी, इट और दे है। अब गौर करना है आपको कि फर्स्ट पर्सन क्या है। देखिए हर शख्स अपने एतबार से फर्स्ट पर्सन है। मैं अपने एतबार से फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। आप अपने एतबार से फर्स्ट पर्सन है और मैं आपके लिए क्या हूँ, सेकंड पर्सन हूँ। और जो हमारे पास मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन है। तो आई की जमा क्या होगी, वी, यू की जमा यू ही रहती है, और ही की जमा दे है, शी की जमा दे है, और इट की जमा भी दे है। तो ये मैंने सिंगुलर प्लस भी कर दी है। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें आई क्या बन जाता है, मी, वी क्या बन जाता है, अस, यू का यू रहता है, ही क्या बन गया, हिम, शी क्या बन गया, ह, लड़की के लिए हर ही रहता है, इट, इट रहा, और दे क्या बन गया है, देम। ये हमारे पास बन गया। अब एक बात, क्वेश्चन सिंपल सा एक ये किया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? तो वेरी सिंपल जी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्क ये है कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है एस वी ओ। ऐसे तमाम प्रोनाउन जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर लगते हैं वो कहलाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये कहां पर लगेगी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कह रहे हैं। और ऐसे तमाम प्रोनाउन जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये लिस्ट सारी की सारी कहाँ लगेगी, ऑब्जेक्ट पे। मतलब मैं ये कहता हूं कि ही लाइक्स
वी, तो ये सेंटेंस गलत है। कैसे? अब गौर कीजिए कि मैंने वी का वर्ड यूज किया है और वी क्या था? सब्जेक्ट था, तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे वी लगाया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास वी की क्या शक्ल थी? अस, तो ये गलत है। तो आप देखेंगे कि ऐसे तमाम प्रोनाउन जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है पोजेसिव एडजेक्टिव की। पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव का मतलब मलकियत होता है, ऑनरशिप। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में आई क्या बन गया जी हमारे पास? माय। वी क्या बन गया जी? और यू क्या बन गया? योर। ही क्या बन गया? हिज। शी के लिए हरीरा। इट क्या बन गया? इट्स। और दे क्या बन गया? देयर। अच्छा, वो देयर लिखा तो देयर में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इस देयर और इस देयर में क्या फर्क है। यानी ऐसा देयर जो THEIR वाला है और जो THERE वाला है, क्या फर्क है उसमें? तो वेरी सिंपल जी, ये जो आई वाला है ये असल में दे है वो, और ये वाला देयर प्लेस के लिए यूज होता है, जगह के लिए, वहां। ये लाइक हेयर एंड देयर। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ गई जी पोजेसिव एडजेक्टिव की, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव एडजेक्टिव तो ऊपर हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। अब मैं इसमें फर्क भी बताऊंगा। तो माय बन गया माइन, आर बन गया आर्स, एस लगा दिया विदाउट एपॉस्ट्रॉफी, विदाउट कॉमा। योर हो गया योर्स। अब इसको भी क्लियर करते जाइए कि योर्स और एपॉस्ट्रॉफी के साथ योर्स, ये बिल्कुल गलत है जी। एपॉस्ट्रॉफी वाला, ये कॉमा वाला, ये इंग्लिश में कोई लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिहाजा ये बात ही खत्म होगी कि आपने योर के साथ एपॉस्ट्रॉफी लगा के ऐसे लगाना है, ये कुछ नहीं है। तो हिज का क्या रहा? हिज रहा। एस का इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिज ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा है। हर के साथ क्या आ गया जी? हर्स। इट के इट्स है तो इट्स ही रहा क्योंकि एस के साथ है। और देयर के साथ क्या हो गया जी? देयर्स। ये हमारे पास हो गए थे पोजेसिव प्रोनाउन। अब फर्क क्या है पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में? याद रखिए जी, पोजेसिव जो एडजेक्टिव है इसके बाद हमेशा ऑलवेज आपको क्या यूज करना है? नाउन का इस्तेमाल लाजमी करना है पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद। और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल आपको नहीं करना, कभी भी नहीं करना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या कैसे पता चलेगा कि ये हिज जो है या ये इट्स जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है कि पोजेसिव प्रोनाउन है? वेरी सिंपल, आइए हम देखते हैं। मैं कहता हूं सेंटेंस एक लिखता हूं इधर, इज आई रेड हिज बुक। फिर मैं लिखता हूं जी आई द बुक ऑफ हिज वॉज इंटरेस्टिंग। आप जरा गौर कीजिए कि ये हिज लगा है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्या पोजेसिव प्रोनाउन है? क्योंकि दोनों जगह पे इजी है। आपने उसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। तो अगर तो नाउन लगा हुआ है तो मैंने पहले बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो ये क्या हो गया जी? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और इस हिज के बाद आप देखें कि कोई नाउन नहीं लगा हुआ उसके बाद, देयर इज नो नाउन, तो ये वाली चीज क्या हो गई जी? पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट इज सिंपल। और सेम द केस विद इट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन।
एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम है, लेकिन उसके यूज का इस्तेमाल का फर्क है। तो मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूं और मैं आगे एग्जांपल के साथ इन दोनों में फर्क भी बता दूंगा। एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इंटेंसिव, यानी एम्फेटिक को इंटेंसिव भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव को नहीं। तो है ये सारे एक ही। अब देखते हैं कि क्या है ये ऐसे तमाम प्रोनाउन जो सेल्फ और सेल्व्स से बनते हैं। देखिए सेल्फ की जमा सेल्व्स है। जिस तरह जी फर्स्ट का आई, माई का क्या बन गया जी, माई सेल्फ। एक होगा तो सेल्फ है, ज्यादा होंगे तो सेल्फ है। तो और है तो ज्यादा है, और सेल्व्स, और सेल्व्स। अब यू सेकंड पर्सन वाहद कैटेगरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जहां पर पता चल सकता है कि ये यू सिंगुलर है कि प्लूरल है। वैसे नॉर्मली यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है प्लूरल, यानी एक बंदा है तो हम कहते हैं यू, ज्यादा है तो हम कहते हैं यू। लेकिन उसके पता नहीं चल सकता कि यू असल में एक है कि ज्यादा है। लेकिन वाहद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसी कैटेगरी है यू की, जिसमें हमें पता चल जाता है कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैसे? अगर हम यूज करेंगे योर सेल्फ तो इसका मतलब है एक शख्स है, और अगर हम यूज करेंगे योर सेल्व्स तो इसका मतलब है ज्यादा है। उसके बाद है जी हिम सेल्फ, एक है, सेल्फ लगा। हर सेल्फ, अकेला है। इट सेल्फ, अकेला है। और देम सेल्व्स, ज्यादा है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। तो मैं आगे फर्दर आपको ये बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में फर्क क्या है। अच्छा, एक और चीज मेरा दिल कर रहा है मैं बता दूं, वो ये है कि गौर कीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स को इश्यू होता है कि वो इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी को वो डिस्टिंग नहीं करते, कंफ्यूज रहते हैं कि हु क्या है, हुम क्या है, और हुज क्या है। वेरी वेरी सिंपल, क्या है। तो ये कंफ्यूजन रहती है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखता हूँ एस वी ओ। तो मुझे बताइए, मैंने अगर आई लिखना है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, केस है, मी है। जिस तरह देखिए आई सब्जेक्टिव केस है और उसका मी है। जिस तरह ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और पोजेसिव क्या बन गया, माई। इसी तरह हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और इस हु को अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, हुम बन जाएगा। और अगर इसको पोजेसिव लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, हुज। जिस तरह के माई बना है, आय का क्या बन गया, माई, और पोजेसिव में, सॉरी, आय का ऑब्जेक्टिव में मी और पोजेसिव में माई। इसी तरह हु जो है वो सब्जेक्ट है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और हुज जो है वो पोजेसिव। हमने अभी तक जो है वो डेफिनेट प्रोनाउन, यानी जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कह रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन, उसकी जो कैटेगरीज हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फिर हमने एम्फेटिक प्रोनाउन किया था। मैं इसको 5 नंबर में ही ऐड कर रहा हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब जो क्वेश्चन बना था वो ये था कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक। दोनों ही सेल्फ से खत्म होते हैं, सेल्फ या फिर सेल्फ से, बोथ। तो फर्क कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है एस वी ओ। अब हम लिखते हैं एक सेंटेंस, मैं लिखा वी
enjoy the party। देखिए अगर तो आपने जो सेल्फ या सेल्फ वाला प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद आपने लगाया, यानी वर्ब ये है यहाँ पर, यानी enjoyed के बाद अगर लगा वी है तो क्या आ जाएगा our selves। तो ये बन गया जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर आपने सेल्फ या सेल्फ वाला जो प्रोनाउन है वो राइट आफ्टर सब्जेक्ट लगाया, यानी अगर मैं ये सेंटेंस को इस तरह कर दूं कि वी enjoyed द पार्टी, तो मैं ये इसे कर दूं कि वी ourselves enjoyed द पार्टी। तो ये देखिए जो सब्जेक्ट के बाद में लगा है इसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। दिस इज द डिफरेंस, इंटेंसिव भी कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये था फर्क इसमें। अब आइए फर्दर कैटेगरीज हम देखते हैं। हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जो कि प्रोनाउन की है, जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके तो नाम से जाहिर है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है। ये 5 है बेसिक जो है, यानी पहला है जी सच, दूसरा है दिस, इसकी जमा जो है वो दीज है, फिर दैट, और इसकी जमा है दोज। ये 5 मैंने बेसिक, वैसे नीदर भी यूज होता है और भी कुछ यूज होता है, लेकिन बेसिक आपने 5। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन में पेन की दूंगा या इवन के इंट्रोड्यूस करवाऊंगा खुद को, दिस इज रेहान बसरा, या मैं कहूंगा दिस इज द मार्कर, दीज आर द बुक्स, दैट इज बॉय, या दैट वाज कार, या फिर आप कह लेंगे दोज वर बुक्स, दूर की। तो ये तो सिंपल नियर की चीज के लिए, दूर की चीज के लिए तो आपको पता ही है पहले। अब एक और कैटेगरी आ गई जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली से याद रखिए, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जिस तरह आ गया आपके पास व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा, etc। तो ये जो प्रोनाउन है ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं। जिस तरह ये देखिए हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है SVO, तो ये यहां पर लगेंगे। ज्यादातर आपको पता है डबल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन है वो WH बनते हैं। जिस तरह देखिए कि क्वेश्चन है जी वाई डू यू ईट सो मच। तो गौर कीजिए कि ये WH से ये वर्ड लगा है, WH से, तो ये हम क्या कह रहे हैं इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और सेंटेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह जी हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है। तो देखिए WH हु जो बिल्कुल स्टार्ट में है, तो ये भी क्या है इंट्रोगेटिव है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो रिलेटिव प्रोनाउन की है, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो मैं छोटी सी एक चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, एडिशनल इन्फो। इसकी एक यानी करेक्टरिस्टिक इस तरह की है। तो आइए देखते हैं, ये भी वैसे WH ज्यादातर हु, विच, दैट,
इस तरह के वर्ड्स हैं। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ कि फर्क क्या है रिलेटिव में और इंट्रोगेटिव में, क्योंकि हु जो है वो भी रिलेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। याद रखिए कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताइए SVO है। अगर फिक्रा जो है वो पहला सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो, और सेंटेंस का जो आखिरी लफ्ज है वो, यहां पर अगर ना हो और उसके अलावा WH वर्ड या दैट विच ये कहीं और लगा हो, यानी हु, दैट, विच, वेयर एटसेट्रा, अगर ये पहला लफ्ज ना हो फर्स्ट वर्ड और ना ये लास्ट वर्ड हो, तो समझ लीजिए कि ये वाले क्या है हमारे पास रिलेटिव है। लेकिन अगर फर्ज करिए फर्स्ट हो तो वो आपको पता है कि वो हमारे पास इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ही इज द बॉय हु स्टोल माय पेन। गौर कीजिए कि ये फर्स्ट वर्ड तो है ही नहीं, यहां पर लगा हुआ मिड में, दरमियान में लगा हुआ, तो ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है वो रिलेटिव क्लॉज है, तो ये हम इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे क्लॉज में। ये देखिए रिलेटिव क्लॉज आ गई है। और मजे की बात है कि ये जो हु है ये असल में अपने से पिछले लफ्ज, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने से पहले वाले लफ्ज को देख के लगाया जाता है, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। असल सेंटेंस तो हमारे पास यही है, ही इज द बॉय, तो वो एक लड़का है। हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा कलम चुराया, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये असल में इस लड़के के ऊपर है, लड़के के लिए है। तो अगर तो ये बॉय यानी जानदार है तो हु लग रहा है, अगर ये बेजान होता तो विच लगता, ठीक है। और अगर विच और अभी तक हमने 7 में डिमॉन्स्ट्रेटिव देखा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 8 में हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, और 9 में हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए 2 प्रोनाउन और रह गए, उसको भी देखते हैं। अब आते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन पे। याद होगा आपको कि पहला हमने डेफिनेट प्रोनाउन किया था, तो मैं इसके साथ डेफिनेट के साथ क्लियर का वर्ड ऐड कर देता हूं। इसकी उलट है इनडेफिनेट, तो इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। पर्सनल हमने किया था तो इम्पर्सनल कह सकते हो, या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, दिस वुड बी वेरी सिंपल। देखिए, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो चीज अनक्लियर है, या आप ये कह लीजिए वेग है। वेग कहते हैं मुबहम सी चीज, सो धुंधली, यानी जो क्लियर ना हो बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में आप बता नहीं सकते श्योरिटी के साथ कि वो कौन है। मिसाल के तौर पे एवरी, एवरीवन। अब एवरीवन में मुझे आप ये बताइए कि आया क्या मेल है कि फीमेल है? क्लैरिटी नहीं है जी। फिर एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, somebody, all, both, many, few, etc.
तो आप इसमें ज़रा गौर कीजिए कि यानी ईच भी है जी, और भी बहुत से वैसे, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, वेग है कि ऑल में कौन लोग मौजूद है, आया मेल है कि फीमेल है, जेंडर। तो मैं इसको जेंडर के साथ इसलिए कर देता हूँ कि याद करने में इससे आसानी रहती है कि आया इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या जेंडर के बारे में बता रहा है। अगर तो प्रोनाउन के बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा वेग हो आप, फॉगी हो आप, तो इट मीन्स दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। लाइक सम भी आता है, अकेला सम भी आ जाता है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जो लास्ट कैटेगरी है दैट वुड बी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये जी इंग्लिश में दो ही हैं, एक है जी ईच अदर और दूसरा है जी वन एंड अदर। जो ईच अदर है ये हमेशा दो चीजों के लिए लगता है, यानी दो चीजें होंगी नंबर में, दो लोग हो सकते हैं, दो चीजें, दो जगह। और जो वन एंड अदर है ये मोर देन टू के लिए लगते हैं। टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा चीजों के लिए वन एंड अदर लगेगा। अगर किसी सेंटेंस में मेंशन ना हो कि दो चीजें या दो से ज्यादा, मिसाल के तौर पे सेंटेंस है जी द बॉयज वर फाइटिंग, अब आपने लगाना है जी वन एंड अदर या ईच अदर। तो देखिए बॉयज प्लूरल है, जमा है, तो आपने उसको मोर देन टू ही लेना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा जी वन एंड अदर। लेकिन अगर मेंशन हो बकायदा, लाइक टू बॉयज वर फाइटिंग, आप क्या लगाएंगे, क्योंकि टू का वर्ड आ चुका है तो उसके लिए आप लगाएंगे ईच अदर। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोनाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आया, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा मैं समझता हूँ और क्या हो सकता है, यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस में जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन या क्यूरी या कोई इशू आएगा, इंशाल्लाह आप मुझसे पूछेंगे और मैं ज़रूर आपके क्यूरी का रिस्पॉन्ड करूंगा पॉजिटिवली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।